हेलो बच्चों, हम फिर आ गए हैं एक नई एनर्जी के साथ। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा वापस आने में, लेकिन आज हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एकेडमिक लेवल पे अगर पढ़ रहे हो, एज वेल एज अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जिस भी लेवल पे आप जाके पढ़ना चाह रहे हो, उसी से बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ मैं आज। केमिस्ट्री का पोर्शन है। तो कई बच्चों की मेरे पास ऐसे भी आती है सर, थोड़ी सी मतलब वो कहते हैं कि सर हम तो 8th के स्टूडेंट हैं, हम तो 9th के स्टूडेंट हैं, आप तो हमें पढ़ाते ही नहीं हैं, ऐसे कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हर किसी भी क्लास में हो, भले आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, इवन 11th 12th किसी में भी हो, तो ये चीज़ें हैं वो आपकी हर क्लास में उतनी ही यूजफुल हैं जितनी जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और किसी भी क्लास में पढ़ते हैं 8th स्टैंडर्ड से ऊपर की, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसी चैप्टर के अंदर या इसी टॉपिक के अंदर हम बहुत सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड से। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। ठीक है, तो देखो, अगर आपको केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन का चैप्टर पढ़ना है तो मेरे हिसाब से आपको ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें आनी चाहिए। क्लियर है? तो उन्हीं बेसिक बातों से हम स्टार्ट करते हुए इस चैप्टर तक आते हैं। अपनी नोटबुक, अपना कॉपी पेन जो भी आप लेके बैठते हो, लेके बैठ जाइए। स्क्रीन के सामने हेडिंग लगा लीजिएगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस और पढ़ना शुरू करते हैं। मुझे आप जानते हैं, मैं हूं पंकज, आप देख रहे हैं साइंस हाईवे। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, वेन एवर यू वॉचिंग मी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखो, सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल, उसके अंदर दो तरीके के चेंज होते हैं। कितने चेंज होते हैं? 2 टाइप्स चेंजेस। अब देखो, वो 2 टाइप्स कौन से हैं आपने बहुत अच्छे से देखे या पढ़े होंगे। एक को हम कहते हैं बच्चों फिजिकल चेंज, एक को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? फिजिकल चेंज। और दूसरा जो होता है उसको हम कहेंगे केमिकल चेंज। कौन सा चेंज? केमिकल चेंज। ठीक है, अब हमें केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, तो इसका आप आइडिया लगा लेंगे कि हमें इस चैप्टर के अंदर फिजिकल चेंजेस के बारे में कोई जानकारी या कोई इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? हमें स्टार्ट करना पड़ेगा केमिकल चेंज से। अब ये केमिकल चेंज क्या होता है, किस तरह से बिहेव करता है, ये केमिकल रिएक्शंस के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, तो ये सारी बातें हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और आपको धीरे धीरे टॉपिक के अंदर हम लेते जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक की बातें आपने नोट कर ली होगी। अपने छोटे भाई बहनों को पीटना बंद करें और सिर्फ ध्यान दें मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिखना है नोटबुक में। सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नोट्स बनाइए। चलो, तो सबसे पहले देखो केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसी सब्सटेंस में केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसकी कुछ एक आइडेंटिटीज होती है। आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि कुछ एक ऐसे प्रॉपर्टीज किसकी, उस सब्सटेंस की, जो हमें ये बताने की कोशिश करेंगी कि इस सब्सटेंस में केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत से एग्जाम्पल या बहुत से ऐसे रीजन देखने को मिल सकते हैं जो केमिकल चेंजेस की तरफ इंडिकेट करते होंगे, लेकिन हम 2-4 ऐसे छोटे छोटे, क्योंकि हमें बेसिक से पढ़ना है, हमें केमिकल रिएक्शन, एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, तो केमिकल चेंज का थोड़ा बहुत आइडिया हमें होना चाहिए। देखो, किस किस चीज़ को हम केमिकल चेंज कहेंगे, तो मैं 3-4 कंडीशन लिखता हूं। अगर उनमें से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई हो रही है तो हम ये कह सकते हैं, ध्यान से सुनना, कि उस सब्सटेंस में कहीं ना कहीं केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, तो पहली कंडीशन या पहला पॉइंट अगर केमिकल चेंज के बारे में या केमिकल चेंज को समझने के लिए हम पढ़ें तो हम ये कहेंगे दीज चेंजेज आर परमानेंट। परमानेंट का मतलब समझो
कि अगर कोई भी सब्सटेंस में कोई चेंज हुआ और वो चेंज परमानेंटली हो गया तो हम कह पाएंगे कि उस सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज हुआ है। क्लियर है बात, समझ में आ रहा? अच्छा, दूसरी बात क्या है, जनरली, ध्यान से सुनना, जनरली, नॉट ऑलवेज। जनरली का मतलब होता है हमेशा नहीं, कुछ एक कंडीशंस में। जनरली का मतलब यही होता है मोस्ट ऑफ कंडीशंस में क्या होता है, जनरली इन केमिकल चेंजेज, जनरली इन केमिकल चेंजेज द इनिशियल का मतलब समझेंगे क्या होता है, इनिशियल सब्सटेंसेज कैन नॉट ऑब्टेन्ड अगेन। इसका मतलब समझो क्या है, केमिकल चेंज में क्या होता है कि दी चेंजेज आर परमानेंट, ये बात समझ में आती है। जनरली इन केमिकल चेंजेज द इनिशियल सब्सटेंसेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अगेन। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार अगर सब्सटेंस में केमिकल चेंज हो गया तो फिर वो वापस वो सब्सटेंस हमें मिलना इतना इजी नहीं होता, या जनरली ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रही है कहानी क्या हो रहा है? एग्जाम्पल देखेंगे कैसे कैसे होंगे इसके, तब आप समझ में आएंगे। जैसे यहीं समझो एक एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड कह सकते हो, बर्निंग ऑफ पेपर कह सकते हो, जिस भी चीज़ को बर्न करना चाहो कर सकते हो। वैसे लकड़ी है, लकड़ी को एक बार हमने जला दिया और उसकी जो राख बन गई, ऐश बन गई, क्या उस ऐश से आप फिर से वो लकड़ी ले पाएंगे? पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है ना। तो इसका मतलब यही हो रहा है, इस लाइन का मतलब कि केमिकल चेंज हुआ है। देखो इसकी स्ट्रक्चर, इसका फिजिकल, इसका सब कुछ है वो एक्चुअली बदल चुका है, तो उसको हम वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते। जनरली इन केमिकल चेंज द इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अगेन। इसमें इनिशियल सब्सटेंस का मतलब क्या है कि वो सब्सटेंस जिसके ऊपर केमिकल चेंज हो रहा है। क्लियर है बातें? जैसे यहाँ वुड के ऊपर हो रहा था तो वुड जल गई तो जल गई, वापस वुड नहीं हम ले सकते। ठीक है ना। तो इस तरह का ये दूसरा एक प्रॉपर्टीज कह सकते हो, आइडेंटिटीज कह सकते हो कि जिससे हमें ये पता लग जाता है कि सब्सटेंस के अंदर कोई चेंज हुआ है तो वो केमिकल हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा? बहुत बढ़िया। चलो तीसरा पॉइंट देखो, इन केमिकल चेंजेज, मतलब अगर केमिकल चेंज हुआ है, इन केमिकल चेंजेज न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। मतलब हम ये कह पाएंगे कि केमिकल चेंज की अगर तीसरी टाइप की बात करें या तीसरी कंडीशन की बात करें, आइडेंटिटीज की बात करें, कैसी बात करें कि केमिकल चेंज के अंदर जब भी किसी सब्सटेंस में केमिकल चेंज होगा तो ये मान के चलिए कि केमिकल चेंज के जस्ट बाद हमें कोई नया प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे थोड़ी देर पहले वाला एग्जांपल में बर्निंग ऑफ वुड, वुड थी, जला दी तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिला, राख मिली हमें, ऐश मिली हमें, है ना। तो ये केमिकल चेंज में जितनी बार हम कोशिश ये करते हैं कि हर बार हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो पुराने वाले से नया मिलता है। क्लियर है बात? ओके, तीन बातें हो गई, नोट कर ली होंगी आपने बहुत अच्छे से। चलो अब लास्ट और फोर्थ पॉइंट, ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपको ये याद रह जाते हैं तो आप पता कर लेंगे कि कौन सा केमिकल चेंज है और क्या हो रहा है। तो 3 हो गए। फोर्थ नंबर पॉइंट देखो क्या होता है बच्चों, इसमें हम क्या कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इन केमिकल चेंज, इन केमिकल चेंज, दिख रहा होगा बोर्ड पे, अच्छे से दिख रहा होगा, अंधे तो नहीं है आप। इन केमिकल चेंज द रिएक्टेंट, ध्यान से सुनना, द रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट क्या होता है, एंड प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे जब हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन केमिकल चेंज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट from the properties and composition in the new formed product या the new formed substance, ऐसे लिखो। मतलब समझो, केमिकल चेंज में क्या होता है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं प्रॉपर्टीज में और कंपोजिशन में। किसके प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन में? जो इनिशियल सब्सटेंस हम लोगों ने लिया था।
समझ में आ रहा कि इनिशियल सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज या कॉम्पोजिशन जो था, अगर उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है या केमिकल चेंज हुआ है तो जो प्रोडक्ट हमें मिलके तैयार होके मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी और कंपोजिशन में डिफरेंस होता है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट लगाओ, बट याद रखना, बट द मास या द टोटल मास, ध्यान से सुनना बच्चों, द टोटल मास इज कंजर्व्ड, ये ध्यान से सुनो, इज कंजर्व्ड मतलब द टोटल मास इज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल मास, मास किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, मास किसका, जो इनिशियल हमने सब्सटेंस लिया है उसका। तो पूरे के पूरे चेंज में भले ही हमें वो पुराना वाला सब्सटेंस मिले या ना मिले, चाहे प्रॉपर्टी कंपोजिशन डिफरेंट हो या ना हो, लेकिन एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी बच्चों, वो क्या है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और जो न्यू फॉर्म्ड प्रोडक्ट है उनके मास का जो है, मास जो सिस्टम है उनका मास सिस्टम, वो हमेशा और हमेशा फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कहानी क्या हो रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है। तो ये 3-4 चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल चेंजेस के बारे में। ठीक है, समझेंगे कि मास क्या होता है, कई बच्चों को ये नहीं पता होगा कि मास क्या होता है, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप नोट कर रहे हैं, साथ साथ में पढ़ते भी जा रहे हैं, मम्मी पापा के ताने नहीं सुन रहे हैं इस बार कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है। चलिए, वेरी गुड। तो सबसे पहले देखो बच्चों, थोड़ा सी आइडिया लेते हैं कि मास क्या होता है। देखो बच्चों, मास जो होता है ना, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस, पर्टिकुलर मटेरियल, जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं, जैसे भी कोई ऑब्जेक्ट है, थिंग्स है, कैसे भी, अब वो लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, एवरी आप टाइप की जो थिंग्स होती हैं, उनके पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए पर्टिकुलर मास सिस्टम होता है। जैसे आप समझो, जैसे हम क्या कहेंगे कि जैसे हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लो कार्बन, अब जो कार्बन होता है ना बच्चों, इसका जो मास होता है वो होता है 12। ठीक है, अब ये 12 जो मास है इसका, कार्बन का एटॉमिक मास इसको हम कहेंगे, तो ये जो मास है ना बच्चों, ये केमिकल चेंज में कंजर्व्ड रहता है, फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है। आप कार्बन के साथ किसी भी रिएक्टेंट की अगर आप रिएक्शन करवाएंगे, या कार्बन के साथ कोई भी नया एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड अगर आके ऐड होता है, तो हो सकता है कार्बन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, लेकिन इसका जो मास रहेगा ना बच्चों, वो हमेशा 12 ही रहता है। क्लियर है बात। मास कौन सी यूनिट को कहते हैं, मास क्या होता है, मास वो यूनिट होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं कि मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कई बच्चे को दिमाग में ऐसे होता होगा कि सर मास और वेट दोनों एक ही चीज होती होंगी, मास एंड वेट दोनों एक ही चीज होती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कई टीचर्स भी ऐसा कहते हैं कि मास और वेट दोनों एक ही चीज होता है। मास क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है, उसमें चेंज नहीं होता। वेट जो होता है ना, वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब ऐसे समझो कि वो कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, चेंज हो सकता है। जैसे समझो, अगर मेरे अंदर मेरा वेट, फॉर एग्जाम्पल मेरा वेट या मेरा मास, दोनों देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल समझो, मेरा वेट अगर 60 kg है ना, आपकी तरह तो नहीं है 600 kg, 600 kg नहीं, आप तो खा खा के मोटे हो रखे हैं। वेट मेरा 60 kg और मास भी मेरा 60 kg है, दिख रहा है बोर्ड पे। ठीक है, अगर मेरे वेट और मास दोनों 60 kg हैं, तो मुझे इस दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे आप ले जाओगे, या इस यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे ले जाओगे, तो मेरा मास है वो 60 kg ही रहेगा, लेकिन मेरा वेट है वो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग हो सकता है। जैसे ऐसे समझो कि जैसे मान लो मेरा वेट है 60 kg और मेरा मास भी 60 kg है अर्थ के ऊपर। अगर मुझे स्पेस में ले गए, कोई नहीं ले जा रहा वैसे तो, लेकिन अगर कोई ले जाता है, तो मेरा मास है वो वहां भी 60 kg रहेगा, अर्थ पे भी 60 kg था, पानी में ले जाओगे तो भी 60 kg रहेगा, लेकिन मेरा वेट है वो चेंज हो जाएगा। अगर मेरा वेट यहाँ 60 kg है, तो अगर मुझे आप स्पेस में ले जाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 10 kg में। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि क्या होता है, 1/6 होता है हमारा जो वेट होता है वो स्पेस के वेट का। ऐसे कुछ होता है, फिजिक्स का पोर्शन, फिजिक्स में समझेंगे।
तो ये कहने का मतलब क्या था हमारा कि जब केमिकल चेंज होता है और नए टाइप के सब्सटेंसेज बनते हैं तो उनके अंदर इन्वॉल्व जितने भी रिएक्टेंट, जितने भी एलिमेंट, जितने भी कंपाउंड, जितने मॉलिक्यूल, जो कुछ भी आप इन्वॉल्व कर रहे हो उसका मास है वो कंजर्व रहता है, फिक्स्ड रहता है। क्लियर है बातें? बहुत बढ़िया। अब देखो आगे देखते हैं कि केमिकल चेंज हमने पढ़ लिया क्या होता है केमिकल चेंज। अब कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके, जो कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है कि किस किस, जैसे ऐसे पूछ लेगा कि केमिकल चेंज का कोई 2 या 3 एग्जांपल लिखिए, या कोई एग्जांपल दे देगा और कह देगा ये बताइए किस तरह का चेंज हो रहा है इसमें। तो जो मोस्टली काम में आते हैं बोर्ड और नॉन बोर्ड क्लासेज में, एग्जाम्स में, उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज, सीसी लिख देता हूं मैं, केमिकल चेंज समझ जाना सीसी क्या है। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज, वही एग्जांपल ले रहे हैं जो हम डेली लाइफ में इधर उधर देखते हैं। तो पहला देखो, बर्निंग ऑफ वुड, यही लिखते हैं। आप बर्निंग ऑफ पेपर लिख सकते हो, कैसे किसी को भी बर्निंग करवा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा देखो बच्चों, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन ऑफ फूड। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डाइजेशन ऑफ फूड है वो किस तरह का चेंज है, केमिकल है या नहीं। अब देखो आइडिया लगा लेना, डाइजेशन ऑफ फूड, अब फूड आपका इनिशियल प्रोडक्ट था, इनिशियल सब्सटेंस था, आपने उसको खा लिया, क्या खाने के बाद आप फिर से वही फूड बना सकते हो? नहीं बना सकते। यही तो केमिकल चेंज कहता है कि हम एक बार अगर प्रोडक्ट बन गया तो उसको दोबारा हम ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तीसरा देखो, जैसे मिल्क कन्वर्ट या कन्वर्टेड इन कर्ड, अगर आपने दूध से दही बना लिया तो क्या दही से दूध बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना। तो ऐसे तमाम एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं जिनमें एक बार प्रोडक्ट बन गया तो वापस इनिशियल जो सब्सटेंस था उसमें कन्वर्ट या ऑब्टेन्ड नहीं होता है। तो केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल कौन से आ सकते हैं, केमिकल चेंज की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी थी कि मास है वो कंजर्व नहीं होगा। हाँ, प्रोडक्ट चेंज हो सकते हैं, रिएक्टेंट चेंज हो सकते हैं, सब कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन मास है वो हमेशा और हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये 3-4 बातें थी केमिकल चेंज की। क्लियर है? अब आते हैं हम मेन चीज पे कि आपको ये आइडिया हो कि हम केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी ऐसी कुछ बातें। ठीक है, तो केमिकल चेंज समझ में आ रहा है आपको, मुझे आइडिया है, तो आपने नोट भी कर लिया होगा साथ साथ में। अगर मैं धीरे या तेज बोल रहा हूं तो अपनी स्क्रीन के ऊपर जो 3 कॉर्नर में बटन है उसके ऊपर दबाइए, क्लिक कीजिए और मेरी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं आप। क्लियर? तो चलो अब लिखिए हेडिंग, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। आपको बहुत अच्छे वर्ड्स में और बहुत ही इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, हेडिंग लिखिए केमिकल रिएक्शन। देखो बच्चों, इसकी आप डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेंगी, अलग अलग टीचर आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप चीज़ों को समझिए और उसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत सिंपली डेफिनेशन कर दें तो आपको आइडिया हो जाए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे इजी हमने जो पढ़ा है, द केमिकल चेंज या चेंजेज इन एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंसेज का मतलब समझ रहे हो, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। बस इतना समझो, आप इतना लिख दोगे तो आपको मार्क्स दे देगा अगला। केमिकल रिएक्शन किसको कहेंगे? द केमिकल चेंजेज इन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी सब्सटेंस में जो केमिकल चेंज हुआ है वही केमिकल रिएक्शन है, ऐसे समझो। ठीक है, समझ में आ रहा? या अगर आप इसको और बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, द केमिकल चेंजेज इन एनी सब्सटेंसेज, है ना, डिफरेंट उसके जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके जो कंपोजिशन होते हैं, नए प्रोडक्ट बनते हैं। क्लियर है बातें? मास है वो कंजर्व्ड रहता है, उसको हम टोटल को ओवरऑल केमिकल रिएक्शन कहेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको डेफिनेशन की बात करनी हो और एक आधे मार्क्स की लड़ाई लड़नी हो तो आपको ऐसे लिखना है, द केमिकल चेंजेज इन एनी सब्सटेंसेज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्लियर है बातें?
बहुत अच्छे से समझ में आ रही है क्या हो रहा है केमिकल रिएक्शन, क्या नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखो केमिकल कंपोजिशन की बात हम लोगों को समझ में आ रही है, केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो अब देखते हैं कि हमने एक बात कही है कि मास कंजर्व्ड रहता है। मास कंजर्व्ड का मतलब एक सिंपल सी लैंग्वेज समझो कि हम उस लाइन का क्या मतलब था। देखो जैसे आपने ये रिएक्शन बहुत बार देखी होगी, C+O2, तो ये बना देता है CO2। अब बच्चों देखो कार्बन जो होता है ना उसका मास होता है 12, अकेले सिंगल ऑक्सीजन का मास होता है बच्चों 16। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 16 + 16 यानी कि 32। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना हुआ 32 इस केस के अंदर। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो हमारे पास टोटल आएगा 44। ऐसा ही यहाँ हो रहा है, देखो कार्बन भी, यहाँ भी एक कार्बन था उसका एटॉमिक मास 12 था, यहाँ भी एटॉमिक मास इसका 12 ही रहेगा। यहाँ ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ 32 है तो यहाँ भी 32 ही होगा। तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 44। ठीक है, तो बस यही कहने का मतलब है कि आप केमिकल रिएक्शन में जब भी कोई इनिशियल सब्सटेंस में केमिकल चेंजेस होते हैं तो उनके जो मास हैं वो हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2-4 बार करके रिपीट करके देखिएगा। ठीक है, और या जिससे भी आप रिलेटेड या रिगार्डिंग टीचर से पढ़ रहे हैं उससे जाके थोड़ा सा अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल चेंजेस के क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, वो हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है। अभी ये पहला चैप्टर है, पहला वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर, तो हम इसको इंट्रोडक्शन चैप्टर कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन टॉपिक कह सकते हैं। तो अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन ही ले रहे हैं हम। एक्चुअल में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम वो कल वाली या नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए अब देखो, केमिकल रिएक्शन हमें पता लग गया बच्चों कि क्या होती है। केमिकल रिएक्शन हमें पता लग गया कि क्या होती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम इस चैप्टर में कई तरीके की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, बहुत टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं। ठीक है, और अगर आप 8th 9th 10th 11th 12th जिस भी क्लास के बच्चे हैं तो आपने सुनी भी होंगी कैसे कैसे क्या होता है। मैं हर एक टाइप की रिएक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आपने बहुत से नाम सुने हैं, जैसे एडिशन हो गया, एडिशन रिएक्शन होती है, नाम सुना है ना अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, डिसोसिएशन रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, बहुत तरीके की रिएक्शंस होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हम इस टॉपिक में हम इन्हीं कुछ मोस्ट रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ये मान के चलिए आपके एग्जाम में बिल्कुल एज इट एज लिखा हुआ मिलेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिफाइन एनी 2 or 3 केमिकल रिएक्शंस विद एग्जाम्पल्स। तो आप कैसे भी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, या ऐसा हो सकता है कि आपको किसी भी रिएक्शन का एक एग्जाम्पल दे देगा और कहेगा कि आइडेंटिफाई कीजिए कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इन दिस एग्जाम्पल्स, ऐसे कुछ करके कुछ भी कर सकता है। तो आपको मोटा मोटा जो तरीका है या पूरा फोकस जो करना है अब हमें करना पड़ेगा केमिकल रिएक्शंस के बारे में। क्या होता है मैंने बता दिया है, किस वजह से हो रहा है मैंने बता दिया है। अब आपको हम ये स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लासेज में। अभी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे, मम्मी भी पीछे से चिल्ला रही है कि आज कितनी देर हो गई फ़ोन के लगे हुए ऐसे कुछ करके। ठीक है, भाई भी छीन रहा होगा कि मैं देखूंगा, ऐसे कुछ करके कुछ भी केस हो सकते हैं। तो आज की क्लासेज के अंदर हमने आपको ये बता दिया केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन किसको कहेंगे, और आगे वाली क्लासेज के अंदर हम ये कहेंगे कि कौन सी रिएक्शन होती है, वो किस तरह से बिहेव करती है, किस तरह से उनको साथ डील करना है हमें, किस तरह से एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसी तमाम बातें हैं आपके हर एक छोटे मोटे डाउट क्लियर करने के लिए मैं बार बार यहाँ आता रहूँगा। और चैनल आपको पता ही है कौन सा है, साइंस हाईवे, मुझे जानते ही आप कौन है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।